नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कंगना रनावत का नाम आप लोग जानते हैं। मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या करें, अब तो वो सांसद हो गई हैं। कंगना रनावत जेन जी प्रोटेस्ट में लड़कियां जो आई थी उनके ऊपर घटिया टिप्पणी करती हैं। उनके बारे में जो कहती हैं वो मैं यहां पर दोहराने वाला नहीं हूं। स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा अगर पहले से ना देखा हो तो। कुल मिला जुला कर ये कि कंगना रनावत जेन जी प्रोटेस्ट में आई हुई बच्चियों, आई हुई लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाती हैं। कंगना जी, ये बच्चियां हमारी अपनी बच्चियां थी, हमारे घर से गई हुई थी और इनको किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कम से कम आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है। मैं कभी किसी महिला के कैरेक्टर पर ना टिप्पणी करता हूं ना टिप्पणी करूंगा, लेकिन जो चीजें आपने इन लड़कियों के बारे में बताई है, जरा पलट के देखेंगी तो वो सब आपके ऊपर लागू होता है और उसके लिए कहीं और से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद बताया है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने कैसे पैर जमाया, किसके किसके साथ आपके रिश्ते रहे, कौन कौन सा नशा करती रही, ये सब आपने खुद बताया है। और इसके बावजूद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने संघर्ष किया और अपना नाम बनाया। दरअसल एक कहावत है, कहावत तो क्या है, एक बात कही जाती है कि आदमी जैसा होता है वैसा ही दुनिया को समझता है। जो आदमी लालची होगा वो अगर किसी को दान करते हुए देखेगा तो पहली बात यही सोचेगा कि उसने किसी लालच में दान किया होगा। जो आदमी चोर होगा वो चौकीदार को देखकर भी यही समझेगा कि रात को ये पक्का चोरी करेगा। तो जिसके अपने अंदर दिक्कत है वही इन बच्चियों के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है कंगना जी। और सवाल अगर आपको उठाना है तो जरा आपके आसपास जो लोग हैं उन पर जरा सवाल उठाना शुरू कीजिए। प्रहलाद जोशी, नाम तो प्रहलाद है लेकिन स्पेलिंग जो उनकी लिखी जा रही है उसमें एल पहले लिखा जा रहा है। उनका ट्विटर हैंडल भी हमने देखा। आप देखिए 10वीं में मास्टर जो नाम रख देता है वही नाम हो जाता है। मैं प्रहलाद ही कहता हूं क्योंकि प्रहलाद कहने में बड़ी दिक्कत होगी मुझे। तो खैर, प्रहलाद जोशी बनाए गए हैं नए शिक्षा मंत्री। और जब शिक्षा की बात होती है तो बीजेपी कैरेक्टर, मोरालिटी और जाने किन किन बातों की बात करती है। और प्रहलाद जोशी जी का जरा इतिहास देख लेते हैं। कल संसद में प्रियंका गांधी ने पर सीधा सवाल पूछा और यह सवाल यह था कि शिक्षा मंत्री एक ऐसे आदमी को क्यों चुना गया जिसने बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट और हत्यारे थे उनके रिहा होने का स्वागत किया था। जब यह सवाल पूछा प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी वाले कहने लगे सबूत दे दो। अब देखो, सबूतों की तो कोई कमी नहीं है। एनडीटीवी पर बाकायदा उन्होंने ये बात कही थी। प्रियंका गांधी जब बाहर निकल रही थी, कार में बैठने वाली थी, एएनआई का वीडियो आया है तो एक पत्रकार ने ही उनको यह वीडियो दिखा दिया। उसके बाद तो यह वीडियो वायरल हो गया जिसमें प्रहलाद जोशी बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट और हत्यारे थे उनको जो जमानत मिली थी उसका समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे ये अच्छी ही है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी छपी थी। यह अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया और सारे लोगों को जेल भेजा। तो प्रहलाद जोशी का कैरेक्टर क्या है यह बताइएगा कंगना रनावत जी, जिन्होंने एक ऐसी महिला के रेपिस्ट और हत्यारों का समर्थन किया था जिसके तकरीबन पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और जिसके साथ दुनिया की सबसे घटिया और गंदी हरकत हुई। अगर आप महिला हैं कंगना रनावत जी तो बिल्किस बानो का दर्द आपको क्यों नहीं दिखता है? और बिल्किस बानो के हत्यारों और रेपिस्टों की रिहाई का स्वागत करने वाला प्रहलाद जोशी कैसे आपको उचित लगता है शिक्षा मंत्री के पद पर बैठने का? देखिए, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस से लेकर देश भर में किस तरह से कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, किस तरह से सीजेपी के साथ ये वादा करने के बावजूद कि किसी बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी युवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। एक से एक किस्से सामने आ रहे हैं और भी कई सारी खबरें हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात, और वो ये कि मैंने पहले भी बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में नरेंद्र मोदी क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। वो डर ये था कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो एजुकेशन का पूरा मसला मामला है ये आरएसएस के हाथ में है। मोहन भागवत रोज भाषण देते रहते हैं, बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, जैसे खुद कितने बड़े एकेडमिशियन हो। खैर,
तो आरएसएस ये तय करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में शिक्षा का मंत्रालय किसके पास होगा, और धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के ही भेजे हुए आदमी थे जिन्होंने देश भर की यूनिवर्सिटीज में अपने वाइस चांसलर बनवा दिए थे, और जिन वाइस चांसलर ने आगे जाकर देश भर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती करने में पूरी मदद की थी। आगे बढ़ने से पहले एक बात कि आप लोग लगातार मेरा चैनल देखते हैं, मैं चेक करता हूं तो पता यह चलता है कि 60, 65, 70% लोग ऐसे हैं जो लगातार देख तो रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा क्या मुश्किल काम है? नीचे एक छोटा सा बटन है, उसको क्लिक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, कर लीजिए। तो आरएसएस के थे धर्मेंद्र प्रधान, इसीलिए मोदी जी को बहुत मुश्किल हो रही थी उनको हटाने में, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। तो लगता है बाद में समझौता यही हुआ कि एक आरएसएस वाले को हटाकर दूसरे आरएसएस वाले को लाया जाए। तो प्रहलाद जोशी को लाया गया, जिनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और आरएसएस के लोग जब तक शिक्षा मंत्री रहेंगे तब तक समझ लीजिए शिक्षा का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये लोग अब ये खुद केवल बीए पास है, तो ऐसा कोई एकेडमिक में इन लोगों को नॉलेज नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात कि इनसे आरएसएस जब अपना काम करवाएगा तो ये मना नहीं कर पाएंगे, इनको उनका काम करना पड़ेगा, और इस चक्कर में धांधली भी होगी, घपला भी होगा। आप सोचिए, पेपर लीक पर इतना बड़ा आंदोलन होता है और अगले ही दिन खबर आती है कि गुजरात में मेडिकल का एक पेपर लीक हो गया है। यह ऐसे ही लीक नहीं हो रहा है, पता कीजिए किसकी यूनिवर्सिटी थी, पता कीजिए कौन से लोग थे जो इस लीकेज के लिए जिम्मेदार थे, आपको पूरा ताना बाना कहीं और से बना हुआ मिलेगा। तो सीधी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान भले हट गए हैं, और ठीक है, हटने की खुशी मनाई जानी चाहिए, लोग मना रहे हैं, ठीक है, हमने भी खुशी मनाई कि कम से कम सरकार एक मुद्दे पर युवाओं के सामने झुकी। तो लेकिन जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं उनसे भी कोई उम्मीद मत पालिएगा। अगर प्रहलाद जोशी जी का मामला और देखना हो कि कितना पढ़े लिखे हैं और कितना समझदार हैं, तो उनका एक बयान दिखाता हूं। मार्च 2023 का ही बयान है, कोई बहुत पुराना बयान नहीं है। इस बयान में प्रहलाद जोशी ने कहा था कि कांग्रेस कहती है कि मुफ्त में बिजली देगी। क्या आपको भरोसा है कि कांग्रेस मुफ्त में बिजली देगी? यहां तक तो पॉलिटिकल बयान है, उसके आगे देखिए। वो कहते हैं कि जब कांग्रेस थी तो बिजली नहीं आती थी, कम बिजली मिलती थी, इसी वजह से हमारी जनसंख्या बढ़ गई। यानी प्रहलाद जोशी साहब कह रहे हैं कि जो ही लाइट जाती है लोग बच्चा पैदा करने में लग जाते हैं। क्या बेवकूफाना बात है भाई। और ये वो कह रहा है जो आज हमारा शिक्षा मंत्री है। ऐसा कई बार लगता है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के मन में सेक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही कुंठा होती है। कल का वो जो आरएसएस का एक्स बौद्धिक प्रमुख था केरल का बंदा, उसका बयान देखिए कि लड़कियों का अगर सामूहिक रेप होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़कियां इसको पसंद करती हैं। प्रहलाद जोशी का बयान आप देखिए जिसमें वो कह रहे थे कि लाइट चली जाती है तो लोग बच्चा पैदा करने लगते हैं। यार, आदमी सेक्स की मशीन है क्या? ऐसा लगता है कि ये खुद कायदे से कभी जिंदगी नहीं जी पाए, इसलिए इनके मन में इतना फ्रस्ट्रेशन भरा है कि हर चीज को उसी निगाह से देखते हैं। और अब ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट और हत्यारों की रिहाई का समर्थन कर चुके हैं और ऐसा शानदार बयान दे चुके हैं कि कम बिजली आती थी इसलिए हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई। और आप देखिए कि सरकार को झुकना तो पड़ा है, लेकिन सरकार का डर क्या है? हमारी तरफ एक कहावत कही जाती है कि बुढ़िया के मरने का डर नहीं है, यम ने रास्ता देख लिया इसका डर है। यानी उनकी तो उम्र हो गई थी, बुढ़िया की उम्र हो गई थी, वो तो मर गई, लेकिन यमदूतों ने घर का रास्ता देख लिया है, ये गड़बड़ है। तो जेनजी जो आंदोलन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इस देश ने आंदोलन करना सीख लिया है, इससे सरकार डरी हुई है। कल यूपी की एक घटना है, एक सरकारी इंटर कॉलेज में बच्चे आ गए सड़क पर, हाथ में प्ले कार्ड ले लिया और विरोध करने लगे प्रशासन का, क्योंकि स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं थी, वॉशरूम नहीं थे, कमरों में पंखे नहीं थे, बाकी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो ये बच्चे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, और ये तो जेन अल्फा हैं, जेन जी भी नहीं है, 10वीं 12वीं 8वीं के बच्चे सड़क पर आकर स्कूल ड्रेस में आंदोलन करते हैं और फाइनली प्रशासन को झुकना पड़ता है और झुककर सारी व्यवस्थाएं देने का वादा करना पड़ता है। ये फर्क आया है जेन जी के मूवमेंट से। लोगों के समझ में आ गया है कि अगर एकता हो, अगर आंदोलन हो, तो सरकार को झुकाया जा सकता है। अब ये बात डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत अच्छी है कि जनता अपने अधिकार मांगे
और सरकार उसको अधिकार देने पर मजबूर हो। लेकिन जो तानाशाही मानसिकता है आरएसएस और बीजेपी की, उसके लिए यह धक्का तलब है। मैं आपको एक और खबर बताता हूं। एक मंत्री जी ने 99 लाख से ज्यादा अपने ही परिवार को दे दिया था खीरे की खेती के लिए, सब्सिडी दे दी थी अपने ही परिवार को। जब प्रेशर पड़ा है तो उनको यह सब्सिडी वापस लौटानी पड़ी है। कल संसद के अंदर सरकार ने बताया कि मंत्री जी ने सब्सिडी वापस लौटा दी। तो मीडिया से, जनता से जो प्रेशर पड़ रहा है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दबाव में है। और इसीलिए जो इस आंदोलन में लोग शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात चल रही है। यह कार्रवाई किस लेवल पर हो रही है, आप इतना समझिए। एक केस आया है जिसमें सदाकत नाम का लड़का बिहार का है, वो रशिया में पिछले 4 महीने से है और उसके शहर में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें उस लड़के के खिलाफ एफआईआर हो गई है। ट्विटर, मेटा, इंस्टा, इन सबको कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ लिखा था वो पोस्ट हटाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। अकेले दिल्ली में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। फेस रिकॉग्निशन जो इनके पास सॉफ्टवेयर है, जो कई मुल्कों ने बैन कर दिया है, उसका इस्तेमाल करके जो लोग वहां गए थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में, बिहार में, असम में, तमाम जगहों पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रेशर पड़ा तो मुकदमे वापस लेने की बात है। और काकरोच जनता पार्टी जो है, ठीक है, हमने भी उसकी आलोचना की है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि वो पार्टी लगातार अपने लोगों के साथ है। अभी ये बयान आया है और अभिजीत दीपके का बयान आया है कि अगर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी तो हम फिर से बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर और देश के दूसरे इलाकों में हाल में जो प्रदर्शन हुआ था, उनके खिलाफ, जो लोग आए थे उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई यानी कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए। और साथ में यह भी कहा कि जिन नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरंत छोड़ा जाए। रिया अहीर का मामला मैंने बताया था, वो लड़की जिसने बस रोक दी थी, उसके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। सरकार नहीं चला रही है लेकिन लोग चला रहे हैं। कई जगहों से यह खबर आई है कि बजरंग दल और ऐसे संगठनों के लोग उन बच्चों को पीट रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट में गए थे। देखिए, एक बात मैं बहुत साफ बता दूं कि अलग अलग इन बच्चों को आप पीट लीजिए, 2-4 केस कर दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जेनजी जंतर मंतर से वापस गया है। जंतर मंतर अभी भी जेनजी के सीने में दहक रहा है। वो इस बात से सेटिस्फाई होके गया है कि आपने उसकी बात सुनी और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, लेकिन वो ये भी जानता है कि अभी भी 1000 प्रॉब्लम्स देश में हैं। और अगर इस तरह के कोएर्सिव एक्शन होंगे और कल को ये बच्चे घेर के पीट दें किसी बजरंग दली को, कल को अगर ये बच्चे दोबारा से सड़क पर उतर आए और भयंकर आंदोलन शुरू हो जाए, तो आप समझिएगा कि इस बार ये सीधे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे और एटा, मेटा, ट्विटर, कहीं से भी पोस्ट हटा दीजिए, इसका कोई असर नहीं होगा। संसद के अंदर आप बात करेंगे नहीं। हालत यह है कि निशिकांत दुबे जब खड़ा होगा तो वो क्या बोलेगा? पंडित नेहरू के बारे में अनाप शनाप बोलेगा। तो एक बात नोट कर लीजिए, बच्चों ने भी सुना है, पिछले 10, 11, 12 साल से वो सुन रहे हैं कि आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री जो मुंह में आता है वो बोलते हैं पंडित नेहरू के बारे में, जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अगर आप देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में लगातार उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये बच्चे भी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो मन में आएगा वो बोलेंगे। चाहे बच्चे गालियां दे रहे हों और या प्रधानमंत्री के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हों, यह सब आपने ही तो सिखाया है। क्या मोदी जी अनोखे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? यह आदमी कह रहा है पंडित नेहरू को अय्याश। मतलब क्या कोई पारिवारिक अनुभव है इसको इस बात का? किस आधार पर ऐसी बातें कह रहा है? कल इसको पलट के अगर बच्चे या कोई और ऐसी ही कोई बात बोल देगा तो बड़ा बुरा लग जाएगा। यही बात कोई नरेंद्र मोदी के लिए बोल देगा तो बड़ा बुरा लग जाएगा। नरेंद्र मोदी को गालियां बच्चे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुबे जैसे लोगों ने लगातार पहले प्रधानमंत्री को गाली देकर वो परंपरा तोड़ दी है जिसमें प्रधानमंत्री और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए बुरा भला नहीं कहा जाता था। यह ऐसा देश था जिसमें सबका सम्मान किया जाता था। प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए भी कोई बुरे शब्द नहीं बोले जाते थे। लेकिन इसी देश की संसद में कुंवर दानिश अली जो सांसद थे, उनको बिधूड़ी ने, जो भाजपा का एमपी है, जो कुछ कहा था वो आपको याद होगा।
इस देश की संसद में पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए कैसी कैसी बातें कही गई हैं वो सब आपको याद है और आज भी कही जा रही हैं। तो भैया जब कहोगे तो नई पीढ़ी सब सुन रही है, तुम्हारी ही भाषा में तुमको समझाएगी। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था जिसमें जो मियां थे, जो हस्बैंड थे, वो लगातार गालियां देते थे। 3 साल का उनका बच्चा था। एक दिन मैंने देखा वो भी गालियां दे रहा है। अब बड़ा अजीब लगा। फिर समझ में आया कि जब बाप दिन रात गाली देगा तो बच्चा गाली ही तो सीखेगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी, उसके आईटी सेल के ट्राल और उसके लोग लगातार गालियां देंगे, बिल्किस बानो के हत्यारों और रेपिस्टों के छूटने पर स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, जिसको जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे, तो फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि ये बच्चे भी वही सब सीखेंगे और उससे भी ज्यादा बुरे शब्दों में आपको लौटाएंगे। अगर मोदी जी अकेले में बैठकर गौर से सोचें तब उनको समझ में आएगा कि बच्चों की इस भाषा के लिए उनके आसपास के लोग जिम्मेदार हैं जो दिन भर घटिया बातें करते रहते हैं। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि बच्चों के ऊपर जो पैलेट गन चली है, जो लाठियों में कील लगाकर उनको मारा गया है, उस पर अमित शाह बयान दे। कल डिंपल यादव जी संसद में बोल रही थी और डिंपल यादव जी की जो घटना है वो मुझे हमेशा याद रहेगी। आपको भी याद है कि किस तरह से उन्होंने वहां पर युवाओं के बीच में मां का रोल निभाया था, कैसे उनकी सेवा की थी, दवाइयां दी थी, इलाज कराने की कोशिश की थी और उनके साथ लगातार खड़ी हुई थी। तो जब वो कल खड़ी हुई तो वहां पर भी उन्होंने यही बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं वहां पर थी और मैं जानती हूं कि बच्चों के साथ क्या हुआ। मैं जानती हूं कि उनको लाठियों से मारा गया, कील से लगी हुई लाठियों से मारा गया, पैलेट गन चलाया गया और सरकार को इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि उस दिन यह बात चल रही थी कि वहां पर पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक था। अब ये जो जांच हुई है, जो तमाम पत्रकारों ने, विजेता नाम की एक पत्रकार हैं और लोगों ने जो तहकीकात की है, उसमें यह पता चला है कि वो पत्थर पुलिस का था। जो पत्थरों से भरी ट्रक थी वो पुलिस कस्टडी में थी। अब पुलिस को पत्थरों की क्या जरूरत थी ये बताना चाहिए। सारा गोदी मीडिया उस समय चिल्ला रहा था कि बच्चों ने पत्थर मारा। फिर यह पत्थरों से भरी ट्रक की जरूरत पुलिस को क्या थी, यह बात बतानी चाहिए। और यही नहीं, पहले पुलिस ने यह मना किया था कि हमने पैलेट गन नहीं चलाए, लेकिन अब यह सबूत सामने आए हैं कि पैलेट गन चलाने का आदेश भी दिल्ली पुलिस की तरफ से गया था। तो मामला इतना खतरनाक हो गया है जिस पर अमित शाह को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप देखिए, संसद के अंदर बहस चलती है, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस चलती है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों संसद से अनुपस्थित रहते हैं, संसद में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि संसद की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद में झूठ बोले जाते हैं, संसद में फालतू की बातें की जाती हैं और पूरा जोर इस पर होता है कि कैसे भी औने पौने कानून पास करा लिए जाएं। बस एक आखिरी बात कहूंगा और जो बड़ा गौर से सुनिएगा। एक बात याद रखिएगा कि कड़े कानून से दुनिया में कोई अपराध नहीं रुका है। सबसे बड़ा कड़ा कानून क्या है? सजाए मौत। सजाए मौत से बड़ी तो कोई सजा नहीं हो सकती जहां आदमी की जिंदगी ही ले ली जाती है। सदियों से किसी की हत्या करने वालों के लिए सजाए मौत मुकर्रर है। आप बताइए, दुनिया में हत्याएं रुक गई? दुनिया में हत्याएं रुकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हत्या करने वाले को पता होता है कि अगर पकड़े गए तो सजाए मौत होगी या आजीवन कारावास होगी, ताजिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे वो हत्या करना बंद कर देता है? रेप के खिलाफ हमारे यहां बहुत कड़े कानून बने, क्या उन कानूनों से रेप बंद हो गया? और भी बहुत सारे कड़े कानून बने हैं। तो कड़े कानून बनने से कोई चीज रुकती नहीं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यह सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है, यह सारे जहां का मामला है, यह पूरे दुनिया का मामला है। अब ये जो पेपर लीक वाला मामला है, इस पर पहले ही कानून है। एक और नया कानून लाने की बात की जा रही है जो बिल्कुल बेकार की बात है। जहां आपको एनटीए के पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, जहां एजुकेशन के पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, वहां पे कहा जा रहा है कि कड़ा कानून लाया जाएगा। यह सिर्फ आईवाश होता है, सिर्फ आंखों पर पर्दा पड़ता है। लोगों को लगता है अरे कड़ा कानून आ गया, अब तो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन कड़ा कानून लाने से कोई नहीं पकड़ा जाता है, कार्रवाई करने से पकड़ा जाता है। यहां तो किसी को सीबीआई छोड़ दे रही है, कोई विधायक है जो भाजपा का समर्थन करता है और जाने कौन कौन से लोग हैं। पूरा सिस्टम कचरा हुआ पड़ा है जिसको बदलने के लिए सरकार के पास न हिम्मत है, न ताकत है और न ही नीयत है। तो फिर कड़े कानूनों से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जंतर मंतर भले खाली हो गया है,
लेकिन ये मुद्दा और युवाओं का गुस्सा अभी भी है, और अगर इसको रिप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, इसको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि शायद तब सरकार संभाल भी ना सके। काश सरकार इस बात को समझती, काश संसद को एक जरूरी जगह समझती जहां पर बहस होती, जहां अपनी गलतियां मानी जाती और सुधारी जाती। लेकिन जब जिद इस कदर हो कि अपनी कोई गलती मानने को तैयार ही ना हो, तो ये तय है कि वो उन गलतियों को दोहराएगा, गलतियों को और बड़ा करेगा और एक दिन उसकी कीमत चुकाएगा। है कि नहीं? बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।